क्या लिखना है? शुरू करते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। कोई बड़ा चैप्टर नहीं, चलो तुम पहले लिखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखो। इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, देखो कितना टाइम हो रहा है। चलो पहले लिखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। रोटेशन में कराऊंगा बाद में, रोटेशन अभी रोलिंग सब बचा हुआ है, मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने के बाद में, उसके बाद में लिखो इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them, inversely proportional to a square of distance between them, full stop. This force acts along the line, हाँ फुल स्टॉप के बाद में, दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining the two masses या particles, क्या? This force acts along the line joining the two particles, एक बार रीड कर लो कि हमने क्या बताया। हमने क्या बताया, एक बार रीड कर लो। अच्छा देखो, जैसे हमने बताया कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द एवरी अदर पार्टिकल, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसका मास m1 है, और एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसका मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो कि r है। तो m2 क्या करेगा, m1 को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर m1 m2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस पे फोर्स ऐसे लगेगा F12 और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा F21। F12 क्या है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, और F21 क्या है, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। तो देखो अभी हमने लिखाया था जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यही लिखाया था, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा, तो दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r स्क्वायर। ये भी जानते हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट डालते हैं, तो g क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि फोर्स किस लाइन के लॉन्ग लगता है, तो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, इस लाइन के लॉन्ग लगेगा। और इस केस में F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में
आर स्क्वायर। यानी कि M1 M2 पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो M2 भी M1 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो। और G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख लो, वेयर G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और G की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट बताओ क्या? ये चीज यूनिट डायमेंशन में पढ़ाया था, इसी से लगा दो। G इक्वल टू कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। तो ये लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, बस। अच्छा, G इक्वल टू कितना हो जाएगा पहले बताओ। G इक्वल टू यहाँ से बताओ कितना होगा। G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर इंटू, तो एफ आर स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? एफ का क्या होगा? न्यूटन, और आर स्क्वायर क्या यूनिट? मीटर स्क्वायर, अपॉन में M1 M2 यानी कि kg इंटू kg। ठीक है, उसके बाद में लिखो, इतना पहले नोट कर लो। तो आज ग्रेविटेशन होना था, पता है? हाँ, तो यही यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन लिखाया हूँ, जल्दी से नोट कर लो इसको। और बुकलेट तुम ले लो, लेकिन बुकलेट पे लिखना नहीं है, ठीक है? बुकलेट में गिवन है, कॉपी पे लिखना है, इसलिए मैं पहले नहीं देता हूँ बुकलेट। लेकिन एग्जाम्पल सब क्वेश्चन कराने में दिक्कत होता है, बोलना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन कराऊंगा तो बुकलेट से कराऊंगा, उसी पे करना है। लेकिन ये सब लिखना कॉपी पे, तुमको नहीं मिला? उसके बाद में लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जल्दी इसको नोट करो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कॉपी पेन नहीं मिल रहा? पहले इसको नोट कर लो जल्दी। ये तो जानते ही हो, 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो। उसके बाद में जल्दी नोट करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, कुछ बताओ, पता है तो? नहीं पता। देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जैसे मान लो कि AM1 है और AM2 है, M1 M2 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो M2 भी M1 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल हमने रख दिया M3, यहाँ पे पार्टिकल रख दिया M4, यहाँ पे पार्टिकल रख दिया मान लो कि Mn, ऐसे हमने रख दिया, तो भी M1 M2 पे कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन ही लगाएगा, और M2 M1 पे 10 न्यूटन ही लग जाएगा। लेकिन पहले सिर्फ यही दोनों पार्टिकल था, तो इस पे नेट फोर्स कितना था? 10 न्यूटन। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ M1 M2 था, और M1 M2 पे 10 न्यूटन लगा रहा था, M2 भी M1 पे 10 न्यूटन लगा रहा था। तो उस केस में M1 पे रिजल्टेंट फोर्स कितना था? 10 न्यूटन, और M2 पे भी रिजल्टेंट फोर्स कितना था? 10 न्यूटन। अब सपोज करो कि हमने बहुत सारा मास रख दिया, तो भी M1 M2 पे 10 न्यूटन ही लगाएगा,
M2 M1 पे 10 न्यूटन ही लगाएगा, लेकिन अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन नहीं होगा, ये सभी तो फोर्स लगाएगा, तो अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उतना ही लगेगा, चाहे वो आइसोलेटेड हो, चाहे बहुत सारा उसके सराउंडिंग में मास हो। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, हो गया। अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिखो लिखो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superposition, gravitational force between two masses acts independently and uninfluenced by presence of other masses। बाई प्रेजेंस ऑफ अदर मासेस। पढ़ के देखो मैंने क्या लिखाया, समझाओ पढ़ के क्या मैं लिखाया। मैं जो समझाया हूँ वही लिखाया हूँ। दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा वो इंडिपेंडेंटली होगा, अनइन्फ्लुएंस्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग में अगर बहुत सारा मास हो जाए तो। ठीक है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब इस केस में इस पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग दिस पार्टिकल। ठीक है, बस उसके बाद में लिखो न्यूटन्स। नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स न्यूटन्स सेल थ्योरम। अभी हमने जो बताया वो पॉइंट मास के लिए बताया। अभी हमने जो बताया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास क्या होता है, जिसका साइज क्या हो, नेग्लिजिबल हो कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन मासेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, तो इसके बीच का डिस्टेंस r है और इसका टाइम मान लो कि रेडियस r1 है, तो r1 इक्वल टू क्या होगा, मच मच ये कंडीशन होना चाहिए, तो उसको हम पॉइंट मास मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो कि इसका रेडियस मान लो कि r1 है और r1 इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि r2 है और r2 इक्वल टू क्या है तुम्हारा, मान लो कि 0.5 मीटर है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि 2 मीटर है, तो इस केस में पॉइंट मास नहीं है, ये पॉइंट मास नहीं है। अगर मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस मतलब कि ऐसा कर दूं, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि 20 किलोमीटर कर दूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट मास हो जाएगा, कंसिडर टू बी पॉइंट मास। ठीक है, तो न्यूटन्स लिखो, सेल थ्योरम लिख लिए, लिखो इट गिव्स द फोर्स बिटवीन a point mass and a hollow sphere or a solid sphere। ठीक है, और उसमें अब फर्स्ट पार्ट करके दो, इसमें फर्स्ट पार्ट करके दो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, और इसमें 1 करके लिखो
फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास एंड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल SHELL और ए हॉलो स्फीयर और इसमें अब ए पार्ट दे दो, इसमें ए पार्ट इफ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड द सेल। जैसे मान लो कि ये यहाँ पे है, इसका रेडियस मान लो कि कैपिटल R है, इसका मास मान लो कि कैपिटल M है, और एक यहाँ पे पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है, और इसके सेंटर से इस पॉइंट मास का जो डिस्टेंस है वो मान लो कि स्मॉल r है। ठीक है, तो इस केस में दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R²। इस केस में हम एज्यूम करेंगे कि इस होलो स्फीयर का इंटायर मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और सेंटर पे एक हम पॉइंट ले लेंगे जिसका मास कैपिटल M है, और ये पॉइंट तो है, इसके बीच में हम फोर्स निकाल देंगे, ये याद रखना है। और आता क्या है, इसका मैथमेटिकली प्रूफ भी है, एच वर्मा के बुक में दिया हुआ है, तुम चाहो तो देख सकती हो। मल्टीप्लाई डिवाइड में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस में नेग्लेक्ट करते हैं। देखियो कि मल्टीप्लाई में डिवाइड में नेग्लेक्ट करते हैं या प्लस माइनस, क्या? ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो कि होलो स्फीयर के आउटसाइड अगर पॉइंट मास हो तो हम ये जूम करते हैं कि पूरे होलो स्फीयर का मास क्या है, उसके सेंटर पे है, और उसके बीच में फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। और क्या मैंने बताया कि जैसे होलो स्फीयर है, यहाँ पे जो पॉइंट मास है उसके बाहर है, आउटसाइड है, तो उस केस में हम ये जूम करेंगे कि होलो स्फीयर का पूरा मास क्या है, उसके सेंटर पे है, और सेंटर पे कैपिटल M लेके इसके बीच में फोर्स लगा देंगे G स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R²। और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू मास, सेंटर ऑफ होलो स्फीयर और पॉइंट मास, याद रखना। चलो इसको बना लो, नोट कर लो। एक मिनट है, बना लिए तो बी पार्ट में लिखो इफ पॉइंट मास लाइज इनसाइड द सेल, और इसका डेरिवेशन भी है, अगर तुम चाहो तो एच वर्मा रेशनी खेलीडे के बुक में गिवन है, देख सकते हो। बिल्कुल नहीं है, और ये किसी काम के लायक नहीं है, किसी काम के लिए नहीं है, डेरिवेशन इसका किसी काम के लिए नहीं है, ना जेई के लिए है ना CBSE के लिए। ठीक है, अब बी में लिखना है इफ पॉइंट मास लाइज इनसाइड द सेल। मान लो कि ये है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस मान लो कि R है, और इस पॉइंट पे पॉइंट मास है, और इसके सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इस पे फोर्स कितना होगा, इस पे फोर्स कितना होगा, 0। और कैसे, तो देखो यहाँ भी बांस है, ये अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ भी बांस है, भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस याद रखना है कि बाहर हो तो उस पर फोर्स लगेगा, अंदर हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। चलो इसको नोट कर लो, इस चीज़ का मैं यूज करूंगा। ठीक है, आगे मैं इस चीज़ का यूज करूंगा।
अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ, तुम लोग पहले नोट कर लो इसको। अच्छा देखो, यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक होलो स्फीयर है, इसका रेडियस मान लो कि R1 है और इसका रेडियस मान लो कि R2 है। एक मास को हमने यहाँ पे रखा हुआ है स्मॉल m, और इसका मास है स्मॉल कैपिटल M1 और इसका मास है कैपिटल M2, और ये मास सेंटर से, जो सेंटर है उससे R डिस्टेंस पे है। तो इस पे स्मॉल m पे मास, इस स्मॉल m पे फोर्स फाइंड करना है। तो हमने अभी केस लिखाया था, अगर हॉलो स्फीयर के आउटसाइड हो तो उस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर हॉलो स्फीयर के अंदर हो तो फोर्स नहीं लगेगा। तो उस पर फोर्स निकाल के बता दो स्मॉल m पे, ड्यू टू दो जो स्फेरिकल सेल्स हैं जिसका मास M1 M2 है, वहाँ पे रेडियस से सब मेंशन है, करके बताओ। हाँ हाँ, दोनों हॉलो स्फीयर ही हैं। देखो, इस जिसका रेडियस R1 है, मास M1 है, उसके लिए तो आउटसाइड है, और जिसका मास M2 है, रेडियस R2 है, उसके लिए क्या है, इनसाइड है। तो M2 वाला ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा? हाँ, नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर है, लेकिन M1 करेगा क्योंकि उसके लिए बाहर है। सेंटर दोनों के लिए सेम है, तो सेंटर सेम होने से क्या होता है, मैंने तो ये बताया था कि अगर हॉलो स्फीयर के आउटसाइड हो तो उस पर फोर्स लगेगा, हॉलो स्फीयर के इनसाइड हो अगर पॉइंट मास तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें ये भी हॉलो स्फीयर है, ये भी हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के रेस्पेक्ट में क्या है, आउटसाइड है, और इसके लिए क्या है, इनसाइड है। ठीक है, तो इस पे M1 फोर्स लगाएगा, M2 फोर्स नहीं लगाएगा। तो इस पे, इस स्मॉल m पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, G M1 स्मॉल m अपॉन में उस दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखना, जो मास हॉलो स्फीयर के लिए अंदर है, समझे हो नहीं, समझ गए? मैं इस चीज़ को याद रखना है, आगे भी जस्ट मैं यूज करूँगा। हॉलो स्फीयर के अगर बाहर मास है तो फोर्स लगाएगा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर मास है तो उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट में क्या लिखाया था, पॉइंट मास और हॉलो स्फीयर के बीच में। अब सेकंड में लिखो, हमने फर्स्ट पार्ट में ए बी लिखाया, अब सेकंड लिखो, और सेकंड में भी 2 पार्ट है, ए एंड बी। हो गया, लिखो, फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास, force between point mass and a solid sphere, force between a point mass and solid sphere। ठीक है, और इसमें भी ए पार्ट में लिखो, इफ पॉइंट मास lies outside the solid sphere, outside the solid sphere। इसका ये पार्ट में है, इफ पॉइंट मास lies outside the solid sphere। जैसे मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल R है और इसका मास कैपिटल M है। ठीक है,
अच्छा, एक पॉइंट मास यहाँ पे है और इसके सेंटर से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस मान लो कि स्मॉल आर है, तो इस पर फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर इसको फोर्स लगाता है 10 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है, ये भी मास इसको कितना से अट्रैक्ट करेगा, 10 न्यूटन से। और इस केस में सेम कंसेप्ट है, यानी कि हम ये जूम करेंगे कि इंटायर सॉलिड स्फीयर का मास कहाँ पे है, उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यानी कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम है, यहाँ पे स्मॉल एम है, तो दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। बस। अब सेकेंड वाला है, उसमें उसी में थोड़ा प्रॉब्लम है, चलो इतना नोट कर लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज तो तुम सब लोग देखे हो, यूज भी किए हो, ओनियन। ओनियन क्या होता है, सॉलिड होता है या हॉल होता है? ओनियन क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो एक दूसरे पर कंबाइंड करके सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई सॉलिड स्फीयर है, जैसे अगर मान लो कि कोई ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो हम ये जूम कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, हॉलो स्फीयर होगा, जस्ट लाइक ए ओनियन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर हम बना सकते हैं वैसे, और सबके लिए पॉइंट मास क्या होगा, आउटसाइड होगा, तो सभी क्या होगा, फोर्स लगाएगा, तो उसका फोर्स इतना हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, लेकिन तुम अभी इतना ही फोर्स ही जान लो कि इतना होगा, ठीक है। समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बस याद रखना है कि हॉलो सॉलिड स्फीयर और पॉइंट मास के बीच फोर्स कितना होगा, जब आउटसाइड होगा तो इतना ही होगा। हम क्या, आउटसाइड के लिए तो सेम ही यही होगा, इनसाइड के लिए अब देखो क्या होता है, क्या मैंने इस यहाँ तो कोई मास ही नहीं दिखाया, मैंने बताया कि इसको हम ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा, अभी आ रहा हूं मैं इसमें, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे इसका मास कहाँ पे है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, इसका मास यहाँ पे होगा, इसका मास यहाँ पे होगा, इसका यानी कि इंटायर सॉलिड स्फीयर का मास कहाँ पे होगा, सेंटर पे कंसंट्रेट होगा, तो सेंटर पे कैपिटल एम, यहाँ पे स्मॉल एम, हम फोर्स लगा देंगे, ठीक है। अब लिखो इफ पॉइंट मास लाइज इनसाइड, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने एक सॉलिड स्फीयर ऐसे ले लिया, ठीक है, इसका रेडियस मान लो कि कैपिटल आर है और इसका मास क्या है, एम है। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट मास रख दिया स्मॉल एम, और इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस हमने लिख दिया आर, तो अब फोर्स बताना है इसमें, ठीक है। तो कितना होगा, तो इस सॉलिड स्फीयर को हम क्या मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हॉलो स्फीयर, जस्ट लाइक ओनियन। ओनियन में क्या होता है, एक के ऊपर कवर लगा होता है और इतना बड़ा होता है, तो हम इसको ऐसे जूम कर सकते हैं, ऐसे, ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, इस सेल के लिए ये क्या है, पॉइंट इनसाइड है या आउटसाइड है, इसके लिए इनसाइड एक फोर्स लगाया गया है। अच्छा, इस सेल के लिए बताओ, ये तो फोर्स लगाएगा, फिर इस सेल के लिए इनसाइड फोर्स नहीं लगाएगा। अच्छा, इस सेल इस सेल इस सेल इस सेल इस सेल के लिए क्या है, आउटसाइड है, तो फोर्स लगाएगा। समझ गए, तो इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे इसको हमने ऐसे बना दिया कि ऐसे बना दिया, इसका रेडियस है आर, ये पॉइंट मास को हमने यहाँ पे रखा, इसका रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर, तो इससे लेता हुआ क्या करेंगे, सॉलिड स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, यानी कि इतना ही मास
इसके अंदर जो मास होगा वही इस पे फोर्स लगाएगा, और इसके जो बाहर मास होगा वो इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि हम सॉलिड स्फीयर को ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स क्या लगेगा, इतना जो मास है वहीं इस पे फोर्स लगाएगा, और जब बाहर है फोर्स नहीं लगाएगा। समझ रहे हो क्या बताया? तुम बताओ। अंदर वाला जो ए, बाहर वाला क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ये सभी जो सेल हमने एज्यूम किया उसके लिए ये पॉइंट क्या होगा, इनसाइड होगा, और इनसाइड में फोर्स नहीं लगता है। चलो, एकदम लगाएगा वो वाला। इसके लिए सेल पे भी है तो भी लगाएगा, इसके लिए अंदर हो गया, इसके लिए अंदर हो गया, इसके लिए अंदर हो गया, तो ये सब नहीं लगाएगा। यानी कि एक मिनट हो गया, थोड़ा फिगर अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि इतना ही मास इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बाहर का मास उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ कर लो। और अच्छा देखो, एक चीज ये है कि टोटल मास तो कैपिटल एम है, इसका मास सपोज करो कि हमने कैपिटल M1 ले लिया, सपोज करो, तो इसके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल M1 जी कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हमने r लिया था, तो इसके बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा जी कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमको तो गिवन है कैपिटल आर और कैपिटल एम, हम M1 तो अपने मर्जी से हमने जूम किए हैं, तो M1 को हमको इस कैपिटल एम के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखते हैं अभी मैं लिखता हूँ। इंटीग्रेशन नहीं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर रहता कि इसका मास ऐसे वेरी करता है, कोई इक्वेशन गिवन होता है मास का वेरिएशन का, उस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं। और है एक बुक है IU रोडोव, उसमें है मास वेरी कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे बताओ, इसमें दिया हुआ रो इक्वल टू रो नॉट, एक मिनट, नहीं है कुछ इसमें मास का वेरिएशन गिवन है ऐसे, रो इक्वल टू रो नॉट 1 अपॉन में r अपॉन में समथिंग कुछ ऐसे गिवन है, r अपॉन में अल्फा मान लो या कुछ भी मान लो, ऐसे गिवन है। तो उस केस में हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें इंटीग्रेशन नहीं, अभी यूनिटरी मेथड हम लगा देते हैं। अभी इतना नोट कर लिए। अच्छा, एकदम हम अच्छा रुको, मैं क्या करता हूँ, हमको एक इवेंट था, हमने तो अपनी मर्जी से M1 एज्यूम किया, इतना नोट कर लिए। अच्छा, अब M1 हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अच्छा देखो, इस अभी जो हमने स्फीयर बनाया था इसका पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, तो लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब का मास कितना है, कैपिटल M है, यूनिट का कितना होगा, R क्यूब। जो हमने सेड किया इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वो भी स्मॉल r क्यूब, तो इसका मास कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इसका मास कितना होगा, तो उसका मास कितना होगा m अपॉन में 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, तो 4 पाई इस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो स्मॉल सॉरी कैपिटल M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन में r क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब, ये हो जाएगा। समझ में आएगी कैसे निकाला? अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो F इक्वल टू हो जाएगा G स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर, और M1 की वैल्यू कितना है, कैपिटल M r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब। अब देखो इससे इसको कट कर दो, तो हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल r
एफ इक्वल टू, यही आ जाएगा फाइनल इक्वेशन, और इसको याद भी रखना है। चलो नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, अगर इस मास को हम सेंटर पे रख दें तो उस केस में स्मॉल आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जैसे जैसे देख लो, जैसे जैसे इसको अवे ले जाएंगे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज। देखो प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे आर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की इक्वल टू हो जाएगा, और वहां पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसके आउटसाइड कर देंगे तो फिर अभी चलो इसको ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ। चलो इसको ड्रॉ, चलो इसको निकाल लो। हो गया। तो डेरिवेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फोर्स को, इस मास को अवे ले जाएंगे वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज करेगा, सरफेस पे फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर जब सरफेस से बाहर करेंगे तो क्या होगा, 1/r² से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये सब नोट कर लिए। इसका ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है, सरफेस पे मैक्सिमम और उसके बाद में क्या होता है, डिक्रीज करता है ऐसे। इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, नोट करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन है इस पे करते हैं पहले। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर मैं क्या, जैसे मान लो कि इसका, मैं बोलूँ कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो क्या करेंगे हम इस पे नेट फोर्स फाइंड करेंगे और इसके मास से डिवाइड कर देंगे। ये अगर मान लो कि समझ रहे हो ना, अगर कोई है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इस पे नेट फोर्स फाइंड करेंगे और फिर इसके मास से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलो ठीक है, इतना नोट कर लिए। चलो एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर इसके दोनों के क्वेश्चन कंबाइन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद में एक्स लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेक्स्ट टॉपिक। ये जस्ट इसी से रिलेटेड है, अभी जो मैं पढ़ाया इसी से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक्सेलरेशन जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जो पढ़ रखे हो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग क्या हुआ, बताओ। एक्सेलरेशन, एक्स यानी कि ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो वजह से जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें भी है, इसमें भी 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जैसे मान लो कि कोई बॉल अर्थ सरफेस पे रखा हो, कोई बॉल अर्थ सरफेस के एबोव रखा हो, कोई बॉल जो है, कोई मान लो कि पॉइंट मास
अर्थ सरफेस के बिलो रखा हो, माइंस में रखा हो, तो उस पर कितना होगा वो सब हम करेंगे। फर्स्ट में लिखो इफ ऐसे लिखो फर्स्ट में लिखो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, इसका मान लो कि रेडियस है तुम्हारा आर ई और मास है कैपिटल एम इंटू ई, और यहाँ पे कोई मास है स्मॉल एम, ठीक है। तो अर्थ सरफेस क्या करेगा, इस स्मॉल एम को अट्रैक्ट करेगा बाई फोर्स एफ। तो एफ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये तो क्या है इसके आउटसाइड है या सरफेस पे है, तो यानी कि पूरा ये अर्थ सरफेस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इनसाइड होता तो कुछ कम करता, आउटसाइड होता है या सरफेस पे होता है तो पूरा करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जी एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, और एम और आर ई क्या है, आर ई क्या है, तो लिख लेना एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ और आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, इतना हो जाएगा। अब इसका हमको ग्रेविटी फाइंड करना है, तो जी नॉट मान लेते हैं। जी नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको हम स्मॉल एम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, तो इसमें हमने फोर्स फाइंड कर लिया और उसके मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन में एम। तो इसमें हम क्या करेंगे, जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर और इंटू स्मॉल एम से कर देंगे, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा जी कैपिटल एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर, और आफ्टर सॉल्विंग जी की वैल्यू एम की वैल्यू सब पुट करते हैं तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले जी नॉट लिख लेना है। जी नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लिखो जी नॉट क्या है, पहले इतना नोट करना है तो नोट कर लो, और जी नॉट जरूर लिख लेना है। ये जी हो जाएगा एम ई हो जाएगा अपॉन में आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना है। और इसमें कौन सा पैरामीटर क्या है वो सब कौन सा, जैसे एम ई मास ऑफ अर्थ, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस अर्थ। और इस चीज़ को मेनी टाइम्स में यूज करूंगा, याद रखना है। जी नॉट इक्वल टू में क्या लिखा है, कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर। इस चैप्टर में मेनी टाइम्स इसको यूज करूंगा, याद रखना है इसको। हमको किसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसका या इसका निकालना है, इस मास का निकालना है। तो हम किस मास से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो कि इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो इस पे फोर्स फाइंड करेंगे, और किससे मास से डिवाइड करेंगे, इसी के मास से डिवाइड करेंगे ना। हमको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ठीक है। अब सेकेंड लिखो, एबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, बी पार्ट में है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, और इस मास को हमने यहाँ पे रख दिया एम, और इसका मास हो जाएगा एम ई
और ये तुम्हारा हो जाएगा आर ई, और ये मान लो कि अर्थ सरफेस से एच हाइट पे है, ये मान लो कि एच है, ठीक है। तो इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा बताओ, इस मास पे स्मॉल एम पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर ऊपर की ओर, नीचे की ओर। और इस पे फोर्स मान लो कि एफ लगेगा, तो एफ का फॉर्मूला बता दो, एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में दोनों के। देखो हमने क्या बताया था कि हम बाहर हो तो ये जूम करते हैं कि इंटायर मास कहाँ पे, उसके सेंटर पे है। अभी मैं बताया था कि जब भी हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, मास बाहर हो, तो हम ये जूम करते हैं कि पूरे हॉलो स्फीयर का या सॉलिड स्फीयर का मास क्या है, उसके सेंटर पे है। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम ई, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल एम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एच प्लस आर ई। क्या बोली, तो अभी लास्ट में हम करेंगे। जैसे मान लो कि एच को यहीं पे नेगलेक्ट कर दें, अगर मान लो कि पूछे कि तुम रेडियस के हाफ हाइट पे निकालो, तो उतना तो हम नेगलेक्ट करेंगे नहीं, हम तो एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे। और लास्ट में जो भी हम निकालेंगे कि जब जैसे मान लो कि पूछे 100 मीटर पे निकालो, तो 400 किलोमीटर होता है रेडियस, पता है ना। आर ई इक्वल टू कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो इसके कंपेयर में तो 100 मीटर नेग्लेजिबल है, तो उस केस में हम कर देंगे, अभी लास्ट में हम करेंगे। इसमें हम कर सकते हैं क्या, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स अपॉन में एम करेंगे। इसी का एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी के मास से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन मान लो कि क्या ले, जी1 ले लो, जी ले लो, जी1 ले लो, चलो ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे एफ अपॉन में स्मॉल एम, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एम। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया हमारा जी कैपिटल एम ई अपॉन में आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो ये इसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, जी की वैल्यू ऐसे ही टेढ़ा है, मास ऑफ अर्थ 10⁻24 होता है, रेडियस ऑफ 6400 होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं, जैसे जी एम ई, अच्छा इसमें से आर हम कॉमन ले लेते हैं, आर ई कॉमन ले लेते हैं, तो आर ई कॉमन ले लिए तो 1 प्लस एच अपॉन में आर ई मैं लिख दूं तो कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं होगा अगर मैं ऐसे लिख दिया तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम फिर से इसको हम जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर लिख दूं और 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का लिख दूं स्क्वायर, इसमें भी कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। और इस चीज़ को अभी हमने बताया था, इस चीज़ को जी नॉट लिखा था, जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर जी नॉट लिखा था, तो इस चीज़ को अब हम लिख सकते हैं जी नॉट, और जी नॉट कितना होता है 9.8, और इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर, ऐसे। क्या, कौन नहीं आ सकता, कोई नहीं, इस पे क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी तो कौन सा, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे इसमें डेरिवेशन आएगा, एक एस्केप वेलोसिटी है उसका डेरिवेशन कराऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे हर वो चैप्टर में है ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में है तुम्हारा एस इक्वल टू टी प्लस कैलकुलस मेथड्स डेरिवेशन, और सेकंड मोशन इन प्लेन में है प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन का डेरिवेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन, अभी आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो अब फाइनली फार्मूला तुमको क्या याद रखना है, G1 इक्वल टू जी नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है। तो बताओ ये कैसे लग रहा है, ये रोटेशन जैसा है या उससे इजी है, हैं? तुम बताओ।
रोटेशन से मुश्किल है या इजी है? अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नहीं। देखो अब इसको इसमें सारा इसी टाइप से है। तुमको ये करना है कि अब ये नहीं कि अब यहाँ से पढ़ लिए जाके कॉपी रख दिए, घर पे जाके पढ़ोगे तब जाके होगा। और नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे तो सबसे मैं पूछूंगा ये सारे फॉर्मूला, ठीक है? या बोल दूंगा कि ड्राइव करके बताओ। हाँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछूंगा कि ऑन द सरफेस क्या होता है, अबोव द सरफेस क्या होता है, ठीक है? चलो हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इस सब जी एम अपॉन में आर ई का स्क्वायर, अभी मैंने जी नॉट लिखा था, जी नॉट लिख दिया, इतना लिख दिया। हो गया? अच्छा, ये तो जनरल फार्मूला हो गया। जैसे मान लो कि हाफ द रेडियस निकालना हो, वन थर्ड रेडियस निकालना हो, तो एक फार्मूला पुट कर देंगे। अच्छा, अभी मैंने लिखा था, यही फार्मूला लिखा था, जी वन इजकल टू जी नॉट अपॉन में वन प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी नॉट वन प्लस एच अपॉन में आर ई का पावर माइनस टू लिख सकते हैं। अच्छा, तुम लोग 11th में बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़े हो, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम? हाँ, जैसे वन प्लस, जैसे मान लो कि ऐसे है वन प्लस एक्स टू द पावर एन, तो कितना होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एन, एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन में थ्री प्लस सो दिस। ये किसके लिए अप्लीकेबल है, तुम बताओ? देखो, एन किसके लिए निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन, और एन क्या होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर, इसके लिए अप्लीकेबल है फॉर्मूला। अच्छा, एक कंडीशन है कि इफ एच इज मच मच लेस देन आर ई, अगर बहुत ही छोटा हो तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, अगर मान लो कि एक्स एक इतना हो गया, अगर एक कंडीशन होता है इफ एक्स इज मच मच लेस देन वन, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, इस चीज़ को एक्स स्क्वायर एक्स की चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में होता है एन एक्स, यानी कि वन प्लस एक्स टू द पावर एन इजकल टू एन एक्स होता है। क्योंकि वन के कंपेयर में मान लो कि एक्स इजकल टू है टेन टू पावर माइनस थ्री, वन के कंपेयर में काफ़ी छोटा है, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स इजकल टू टेन टू पावर माइनस थ्री है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो वन के कंपेयर में क्या हो जाएगा वो और कम हो जाएगा, इसीलिए हम यही लिखते हैं, स्क्वायर क्यूब वाला टर्म छोड़ देते हैं, ठीक है? एक्स टू द पावर माइनस थ्री का स्क्वायर में बोला था। अच्छा ठीक है, समझ में आया? तो तुमको बस वो छोड़ना, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे लिख लेना, अगर एच बहुत ही छोटा हो आर के कंपेयर में तो इसको हम लिख देंगे जी, और एन एक्स, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, वन माइनस टू एच अपॉन में आर ई, ये जी वन की वैल्यू हो जाएगा। ये स्पेशल केस है, ये कब हम अप्लाई करेंगे, जैसे एच बहुत कम होगा, जैसे मान लो कि पूछे कि अर्थ सरफेस का 100 मीटर निकालो, तो ये फार्मूला लगाएंगे, 200 मीटर निकालो तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर पूछे 10 किलोमीटर निकालो, ये फार्मूला याद रखो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे कब, कौन वाला फर्स्ट वाला फार्मूला, नहीं
फर्स्ट वाला जैसे वो उसी के करीब आएगा, लेकिन अगर मान लो कि 500 मीटर पे पूछ दूं मैं, 500 मीटर पे पूछ दूं, तो ये 500 मीटर पे नहीं, उस केस में हम उतना नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम पूछ लेते हैं, बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। कहाँ पे? एकदम ये 500 में ही यूज होगा। नहीं, इसमें कर दोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे G इजकल टू जी नॉट 1 प्लस एच अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। जैसे इस फॉर्मूला को कहाँ कुछ यूज करें, पूछे कि 1/3 रेडियस पे निकालो, हाफ रेडियस पे निकालो, तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या ज़्यादा छोटी हो तो करके देखो, इसमें कितना आ जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। बस तुमको छोड़ो सब चीज़, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये जनरल कब जब हाइट ज़्यादा हो, और एक एक फॉर्मूला ये करना है जिसे 100 मीटर 200 मीटर पे हो तो ये कराना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, ये क्या हुआ, एबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब लिखो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बस उसके बाद में छुट्टी। ये सब कुछ नहीं जानना है, ये सब कुछ जरूरी नहीं है करना, बस तुम ये याद रखो कि ये तो पहले हमने निकाला था, ये कैसे आया था। अगर हाइट बहुत ही छोटा हो तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, सी पार्ट में लिखो जैसे मान लो कि मास को हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्या जैसे आर हो गया, तो जस्ट इतना ही मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अभी मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखाया था, जल्दी बता दो। जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में आर ई क्यूब इंटू स्मॉल आर, यही फोर्स का फॉर्मूला लिखाया था। देखो अभी मैं लिखाया था सॉलिड स्फीयर के, देखो उसमें एम लिया था, कैपिटल एम लिया था हमने, अर्थ लिया तो इसलिए एम ई आर ई कर दिया। सॉलिड स्फीयर की इनसाइड देखो इतना फॉर्मूला लिखाया था, हमने अर्थ सरफेस लिया इसलिए इतना कर दिया। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो कि हमको जी निकालना हो तो G2 कर देते हैं। क्या कौन फोर्स में निकाला हूँ, अभी फोर्स लिखा हूँ, देखो फोर्स अभी सॉलिड स्फीयर के लिए कराया था, उसमें देखो सॉलिड स्फीयर और पॉइंट मास के लिए, जब पॉइंट मास इनसाइड लाइज कर रहा था तो इतना ही फॉर्मूला में लिखाया था। तो इस पे अब एफ अपॉन में हम क्या लिखेंगे, ये स्मॉल एम लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, जी स्मॉल एम ई अपॉन में कितना हो जाएगा, आर ई का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जी एम ई अपॉन में आर ई का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन में आर ई लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। और ये कितना हो जाएगा, बताओ ये कितना, जी नॉट हो जाएगा। तो G2 इजकल टू हम लिख सकते हैं कितना, जी नॉट आर अपॉन में आर ई। स्मॉल आर क्या है, अर्थ के सेंटर से मास के बीच मास का डिस्टेंस। ठीक है, अगर जैसे मान लो इसको हमने मान लो कि एच ले लिया, एच क्या है, डेप्थ हो गया, तो हम लिख सकते हैं स्मॉल आर प्लस एच इक्वल टू आर ई लिख सकते हैं। तो इस केस में हम लिख सकते हैं क्या, एच प्लस स्मॉल आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ई लिख सकते हैं।
तो स्मॉल r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आर ई माइनस एच लिख सकते हैं। तो इस केस में हम लिख सकते हैं जी नॉट, और इसमें हम लिख सकते हैं आर ई माइनस एच अपॉन में हम आर ई लिख सकते हैं। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं जी नॉट, इसमें 1 माइनस एच अपॉन में आर ई, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। और एच क्या है, डेप्थ, एच क्या है, एच डेप्थ है बिलो द अर्थ सरफेस। और स्मॉल आर क्या था, सेंटर एंड पॉइंट मास के बीच का डिस्टेंस। तो ये सभी लिख लेना, ठीक है। तो इसमें जो फाइनल फॉर्मूला हो गया हमारा G2 इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस एच अपॉन में आर ई, और इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ये 2 मीटर नीचे पूछे या 12 मीटर नीचे, किलोमीटर नीचे पूछे, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। क्या कराऊंगा, अभी ये सब थोड़ा इजी चैप्टर है, निकल जाने दो, फिर रोटेशन कराऊंगा। ग्रेविटेशन, उसके बाद में सॉलिड, क्यों, हाँ क्या, अब देखो अभी हमने आर के जगह, सुनो आर ई आर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस आर के जगह पे हमने आर ई माइनस एच, यहाँ पे आर ई की जगह पे आर ए लिख दिया। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो वही लिखा मैंने। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया बता दो। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये नहीं कि तुम लोग जो है ना ये करते हो कि चलो अब हम चल ये पढ़ लिए, फिर कल आओगे तो यहीं पे देखोगे, तो इसे समझ में नहीं आएगा, जाके देखना है। बताओ, इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, सिंपल देखना है कि जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा है इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। और ये कैसे आया वो भी हमने बता दिया कि ये आया कैसे। अगर कोई डाउट्स है तो पूछो। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसी सब पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन है। तो पहले ये सारे थ्योरी तुमको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। बताओ अगर इसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आओगे तो सबसे पहले पूछेंगे हम फॉर्मूला, और कोई डेरिवेशन भी दे देंगे कि ड्राइव करके बताओ कि कैसे आया। हाँ एकदम, इस बार संडे को मैं रखूँगा क्लास, ठीक है। तो समझ गए, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है, और एकदम इजी है, ये 2+2 है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम बिल्कुल 2+2 है। तुम बताओ अब इसमें क्या समझ में नहीं आया, बताओ है। अच्छा, क्या कॉम्प्लिकेटेड है बताओ। नहीं तो एक दो, अब जैसे फर्स्ट बार में तो पढ़ोगे तो कुछ तो मुश्किल लगेगा ही, तो लेकिन ऐसा है कि 2 बार 4 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर एकदम आ जाएगा। और घर से पढ़ के आना है, आते आते पहले सबसे मैं फार्मूला लिखवाऊंगा, सब फार्मूला पूछूंगा कि बताओ इसका फार्मूला, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से रिवाइज करके आना है घर से, ठीक है। ठीक है।